गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारत के संसाधन पार्ट 2 लेके हम आए हैं यहाँ पर। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है, वनों के लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ देख चुके हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास वन संरक्षण के लिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की है, वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई है। इनके 4 प्रमुख बातें हैं। इन 4 प्रमुख बातों में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना, प्रतिशत बढ़ाना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना। 7 सितंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसमें प्रमुख उद्देश्य थे पर्यावरण स्थिरता लाना, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करना। और जो तीसरा है वो ईयर 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई है वन विकास हेतु। तो ये मतलब ये 3 प्रयास किए गए थे। इसके अंतर्गत जो वन विकास हेतु कार्य किए गए हैं वो हैं केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई है। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन तैयार किया गया। इस संगठन में वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध है उसका पता लगाने हेतु 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। वन अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। उसके बाद क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई है। वन महोत्सव को सेलिब्रेट करने की जो है वो चलाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इसके अंतर्गत वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित करने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने वनों को और इसी के साथ सरकार ने उनकी सुरक्षा हेतु सरकार ने वनों को 4 भागों में बांटा गया है: सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन, वृक्ष समूह। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जल संसाधन के मुख्य स्रोत है। जल संसाधन, अब यहाँ पर हम लोगों ने वन से रिलेटेड देख लिया। अब हम देखेंगे जल संसाधन। जल संसाधन प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। इसमें पृष्ठीय जल जो नदियों झीलों से हमें जो जल प्राप्त होता है वो पृष्ठीय जल कहलाता है। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदी सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर चलता है। भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर जो हमें धरातल के अंदर से प्राप्त होता है। वर्षा के जल का मुख्य कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तो ये भौम जल का जो स्तर है वो वर्षा के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। इसका 60% जो भाग है मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन का इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शेष सोखा हुआ जो जल होता है वो अवशोषित होकर सोख के जमीन के अंदर चला जाता है, चट्टानों तक पहुंचकर एकत्रित हो जाता है और इसे हम कुओं और ट्यूबवेल द्वारा धरातल पर लेके आते हैं। वायुमंडलीय जल यह वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता है। जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाके मिश्रित हो जाता है वो जल वायुमंडलीय जल कहलाता है और इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। महासागरीय जल देश के पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और सिंध महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में किया जाता है। इसका भी जो इस्तेमाल है वो पीने योग्य, क्योंकि महासागरीय जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग जल परिवहन और मत्स्य उद्योगों के लिए ही किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, अब यहाँ पर हम देखेंगे कृषि से रिलेटेड देखेंगे कि किस प्रकार की फसलें होती है। मुख्यतः हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है: खरीफ फसल, रबी फसल और ज़ैद फसल। खरीफ फसल वो होती है जो मानसून ऋतु के आगमन के साथ शुरू होती है और
अक्टूबर नवंबर के आसपास काट ली जाती है। इनमें मुख्यतः फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन। रबी की फसलें, रबी की फसलें वो होती हैं जो मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इनमें मुख्यतः फसलें हैं चना, जौ, सरसों, अलसी, गेहूं आदि। इसके अलावा जो ज़ैद फसल है, ज़ैद फसल जो गर्मियों में उगाई जाती है वो ज़ैद फसल कहलाती है। फसलों को भी मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत और व्यापारी फसलों के अंतर्गत बांटा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन के उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक का प्रयोग करके जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो हरित क्रांति के अंतर्गत आती है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं और चावल की अधिकता उत्पादन उत्तम किस्म के बीजों की ही देन है। उसके बाद हम देखेंगे जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैसे हमें मालूम है कि जो हमारी धरातल पर पेयजल की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 1% है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। तो इसी का संरक्षण हमें करना बहुत आवश्यक है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं, इसका संबंध संसाधन को उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंध से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में भी कमी आई। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। तो जैसे कि आपको मालूम है बरसात के सीजन में तो बरसात के मौसम में तो पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें पानी की कमी बहुत जाती है। गर्मियों में जो वाटर लेवल है वो भी नीचे की ओर चला जाता है। नलकूपों के द्वारा भी जो पानी है वो धरातल पे नहीं आ पाता है, तो इसका संरक्षण हम कर सकते हैं। वो जल का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। वहाँ विद्युत प्रयत्न की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन भी आवश्यक है। जल संसाधनों को सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। वर्षा जल संरक्षण तथा इसके प्रवासों को नियंत्रित कर हम इन जल संरक्षण कर सकते हैं। छोटे बड़े सभी नदी जल संभागों का वैज्ञानिक प्रबंध कर सकते हैं और जल को प्रदूषित से बचा सकते हैं। तो जल को संरक्षित करने के लिए हम जो हमारे पास जितना भी जल उपलब्ध है हम उसका उचित प्रयोग करें और उसे प्रदूषित ना होने दें। जो छोटे जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तो बांध बनाए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियों का पानी जो बह के बड़ी नदियों में चला जाता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो इसके अंतर्गत हम छोटी छोटी नदियों में भी वैज्ञानिक प्रबंधों के द्वारा छोटे छोटे बांधों को बनाकर उनके जल को भी संरक्षित किया जा सकता है। अब हम वर्षा जल देखेंगे कि वर्षा जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वो बरसात के सीजन में तो भरा रहता है, लेकिन इसके बाद ये सारा पानी बहकर बड़े बड़े जलाशयों में जाके मिल जाता है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो हम वर्षा जल का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण आवश्यक है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां पर वो भूमि पर गिरता है। अब वर्षा जल का हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वर्षा जल का प्रयोग जब बरसात होती है तो जहां पर वर्षा का पानी गिरता है उसी स्थान पर उस जल को संरक्षित करके, यानी उस जल को बचाकर, स्टोर कर हम उसको बचा सकते हैं। जल का प्रथम स्रोत
वर्षा है। जल के अन्य विभिन्न स्रोत है जैसे कुआं, नलकूप, तालाब, झरना का मुख्य आधार वर्षा है। अब इसके प्रमुख लाभ, अब जैसे कि बरसात का पानी जो हम स्टोर करके रखेंगे तो उसको भी हम कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साफ करके स्थानीय लोगों के जल उपयोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। जहां पर ये जल संरक्षण किया जा रहा है वहीं पर इस जल को साफ कर इसको प्योर कर उसी स्थान के स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों में सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जल को मान लो किसी वर्ष अगर पानी नहीं गिरा या फिर कम बरसात हुई तो ऐसी स्थिति में ये जो जल संरक्षित करके रखा है, बचा के रखा है, इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति भी नहीं बनती। और इसका एक प्रमुख लाभ ये भी है कि अगर हम वर्षा जल को एकत्र करते हैं तो उस समय बरसात में जो क्षेत्रीय छोटी जगहों पर या फिर नदियों के किनारे पर जो बाढ़ की स्थिति निरंतर बनी रहती है वो बाढ़ की स्थिति भी कम हो जाती है। उसके बाद इन जलों का एक लाभ यह भी है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जैसे कि कुआं, ट्यूबवेल द्वारा बहकर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हम पानी को स्टोर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी सीमित रहेगा, बना रहेगा, जिससे हमें आगे पानी की कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे हम कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है, इसमें फसलों की खेती और पशुपालन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट है। जनसंख्या का भरण पोषण। अब आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किस प्रकार से, ये तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ किस प्रकार से जो कृषि है किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या का भरण पोषण। भारतीय कृषि में विश्व का लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। भारत में जो कृषि होती है वो विश्व में लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण करती है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है, रोजगार प्रदान करती है। तो अगर कृषि अच्छी होगी, उन्नत होगी तो उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योग धंधों का आधार। कृषि, ऐसे कई उद्योग धंधे हैं जो कृषि पर निर्भर होते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग। तो ये उद्योग ऐसे उद्योग है जो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित होते हैं। तो अगर ये उद्योग अच्छे विकसित होंगे तो इनके साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी और उद्योग धंधों का भी आधार बना रहेगा। निर्यात व्यापार में महत्व। भारत के विशेष व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। चाय, तिलहन, तंबाकू, मसाले। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसका हमारा देश निर्यात करता है, जैसे कि चाय, तिलहन, तंबाकू, मसाले, कहवा, रुई, जूट, आलू, गुड़, प्याज, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी आदि अनेक वस्तुएं। इससे हमें जो है विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता भी कृषि से ही पूरी होती है। हमारे देश में लगभग 3/4 भाग जो है वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर करता है, भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर करता है। कृषि के लगभग 62.5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सामग्री जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, फल, मेवा एवं शाक सब्जियां, तिलहन तथा विविध प्रकार के मसाले प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोहे के प्रमुख उपयोग। उपयोग हम देखेंगे। भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वितरण का वर्णन करेंगे। लोहे के प्रमुख उपयोग। लोहा जो है वर्तमान में मनुष्य की उपयोग में आने वाली छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का इस्तेमाल हम लोहे के रूप में करते हैं, जैसे कि सुई, ब्लेड, ऑलपिन, चाकू। ये बहुत साधारण और छोटी चीजें जो हर एक घर में पाई जाती है। और साथ ही साथ बड़ी मशीनें जैसे ट्रैक्टर, मोटर, वायुयान, रेल, अस्त्र शस्त्र आदि सभी वस्तुओं का निर्माण लोहे से ही होता है। लोहे का प्रयोग
भवन बनाने, कारखाने का निर्माण करने, वस्त्र बनाने आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी किया जाता है। मानव जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को सुखमय बनाने में लोहा अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखेंगे हम भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वितरण कहाँ कहाँ है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड राज्य की सिंह भूमि में प्रसिद्ध लोहा खदान मनोहरपुर, बारिशपुर, बूढ़ागुआ और नोआमुड़ी। उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, सलाईपट तथा बादाम पहाड़ की खदानों में लोहा पाया जाता है। इसी के साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में गोवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़ दुर्ग, रायसेन, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश में बांध, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में लोहे के बहुत भंडार है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कर्नाटक, चिलकमंगलूर, बेंगलोर आदि स्थानों पर लोहे के अचूर खाद है। अन्य क्षेत्र हरियाणा, महेंद्रगढ़, हिमाचल प्रदेश, मंडी में, उत्तराखंड में गढ़वाल, अल्मोड़ा, इन जगहों पर भी लोहे की खदानें अचूर मात्रा में हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।